Assalamu alaikum dear students and friends. This is Saqib Iqbal. Welcome on my YouTube channel Iqbal Biology. आज हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी कि हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इसको हम सेकंड नेम देते हैं तो वो कौन सा नेम है। तो याद रखिए आयोनाइजेशन एनर्जी को हम सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं कहते बल्कि इसको हम एक और नाम भी देते हैं एंड दैट इज नोन एज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आपसे कोई क्वेश्चन करे कि मुझे बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है या आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, तो इसका मतलब एक ही होगा, वो आपसे इसी के मुताबिक क्वेश्चन कर रहा है। डिफाइन करूंगा लेकिन डिफिनीशन से पहले आपको इस डायग्राम पे समझना होगा, तभी मैं डिफिनीशन को डिस्क्राइब करूंगा इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। इसके डिफिनीशन से पहले आपको वैलेंस शेल के बारे में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में समझना जरूरी है। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। ये एटम है, लेट सपोज हमारे पास इस एटम का सबसे बाहर वाला शेल क्या है, ये है, ये इसका सबसे बाहर वाला शेल है। तो मैं इसको कहता हूं आउटर मोस्ट शेल, में इसको कहता हूं आउटर मोस्ट शेल, में इसको कह सकता हूं क्योंकि ये हमारे पास सबसे बाहर वाला है। अब इसी आउटर मोस्ट शेल को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। यानी मैं सिंपली डिफाइन कर सकता हूं कि द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज द वैलेंस शेल। अब इस वैलेंस शेल यानी सबसे बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब अगर हम इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखें, लेट सपोज इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैंने कुछ एनर्जी दे दी, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैंने कुछ एनर्जी दे दी जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, आउट हो गया। जैसे ही मैंने इसको एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन अब यहां से निकल गया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं रहेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, तो लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया है। अब इस पे हमारे पास कौन सा चार्ज आएगा। देखिए याद रखिए बेटा, जब भी कोई एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। इस चीज के बारे में अक्सर स्टूडेंट को मसला होता है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखिए इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो डेफिनेटली जब ये नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन निकल लेगा, तो जब नेगेटिव चार्ज निकल गया तो हमारे पास पीछे कौन सा चार्ज रहेगा, डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन लेट सपोज ये एटम गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो एटम पे भी नेगेटिव चार्ज बनेगा। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी दी जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां से आउट हो गया और इस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस प्रोसेस को एक्चुअली हम क्या कहते हैं। अगर मैं इसको सिंपली डिफाइन करूं तो हमारे पास क्या है कि वो कम से कम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जरूरत हो इन गैसियस स्टेट। याद रखिए ये गैसियस स्टेट में होगा। हमारे पास मैटर के 4 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। ये हमारे पास गैसियस स्टेट में होंगे, हम रिएक्शन में पढ़ेंगे। वो कम से कम एनर्जी जो कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जरूरी हो, एक ऐसा एनर्जी जो कि इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड हो, दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज नोन एज द आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो इस पे हमारे पास ये एटम है, इस पे हमारे पास अब पॉजिटिव चार्ज आएगा। डेफिनेटली जब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। याद रखिए आयनाइजेशन एनर्जी को हम जूल्स में या किलो जूल्स पर मोल में हम इसको एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं, यानी आयनाइजेशन एनर्जी कैन बी मेजर एक्सपेरिमेंटली इन जूल्स और किलो जूल्स पर मोल। आपके बुक में 2 एग्जांपल्स गिवन है, एक हमारे पास है सोडियम, दूसरा हमारे पास है मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम। तो अगर आप सोडियम यानी Na के स्ट्रक्चर को देखें गैसियस स्टेट में, तो हमारे पास इसमें 11 प्रोटॉन है
आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास इक्वल होंगे। सो जब हमारे पास 11 प्रोटॉन है तो डेफिनेटली कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ये है। अब इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैंने कुछ एनर्जी दी। कितना एनर्जी दी? मैंने इसको एनर्जी दी 496 किलो जूल पर मोल, मैंने इसको एनर्जी दी। जैसे ही मैंने इस इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी दी, इस एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां से आउट हो गया, निकल गया। सो अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकलेगा तो अब इस एटम पे हमारे पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो तो मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया। इस पे हमारे पास अब पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो ये हमारे पास सोडियम एटम है, रिएक्शन हम ड्रा करते हैं। ये सोडियम है, इसको मैंने एनर्जी दी, सोडियम को मैंने एनर्जी दी, जिसकी वजह से इससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और हमारे पास एज अ रिजल्ट क्या बना? Na यानी सोडियम पे पॉजिटिव 1 चार्ज आया। या 1 आप नहीं लिखते तो डजंट मैटर। सो अब ये हमारे पास सोडियम का एग्जांपल है। देखिए जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो अब ये शेल हमारे पास खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो अब इसको, ये तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को मैंने रिमूव किया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास इससे पहले वो था, अब ये है हमारे पास। चूंकि हमारे पास आउटर मोस्ट शेल ये है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी अब ये होगा। अब इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी दी और उस एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहां से रिलीज हुआ, निकल गया। सो याद रखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। देखिए इससे पहले वाला इलेक्ट्रॉन जो कि इस शेल में यहाँ पर जो अब मैंने मिटा दिया, यहाँ पर मौजूद था, इसको मैंने रिमूव किया। वो हमारे पास, मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो मैं इसको क्या कहता था? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे ही मैं इस सेकंड इलेक्ट्रॉन को मैंने रिमूव किया तो इसको मैं क्या कहूंगा? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर मैंने एनर्जी दी इस इलेक्ट्रॉन को और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव हो गया तो इसको मैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहूंगा। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम, जिसको हम Mg से डिनोट करते हैं। सो मैग्नीशियम हमारे पास गैसियस स्टेट में, इसका डायग्राम तो अब आप ड्रा कर सकते हैं। मैग्नीशियम, जैसे ही मैग्नीशियम गैसियस स्टेट को मैंने एनर्जी दी तो अब इससे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो इस पे हमारे पास +1 चार्ज आ गया। +1 चार्ज का मतलब ये कि इससे एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जब भी एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो इस पे प्लस चार्ज आता है। इसने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया? एक इलेक्ट्रॉन, तो +1 चार्ज आएगा। और इसको मैं कितना एनर्जी दूंगा इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए? 737 किलो जूल पर मोल इसको मैं एनर्जी दूंगा। अब ये Mg+1 लेट सपोज हमारे पास ये है। अब मैं चाहता हूं कि इसी मैग्नीशियम से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करूं, तो इसको मैं एनर्जी दूंगा 1450 किलो जूल पर मोल एनर्जी मैं इसको दूंगा, जिसकी वजह से इससे एक अनदर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। तो इस पे तो ऑलरेडी Mg+1 था, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया था। दूसरा जब लॉस हो जाएगा तो इस पे +2 चार्ज आएगा। अब मैं चाहता हूं कि इस मैग्नीशियम +2 पे जो हमारे पास +2 है, इससे मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करूं। सो जिसको मैं इस तरह मैं इसको भी एनर्जी दूंगा, जिसकी वजह से इससे एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, तो इस पे हमारे पास Mg+3 चार्ज आएगा। और इसको मैं कितना एनर्जी दूंगा? 7731 किलो जूल पर मोल एनर्जी में इसको प्रोवाइड करूंगा, जिसकी वजह से इससे ये थर्ड इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। तो इसको इससे जब मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड इलेक्ट्रॉन को जब मैंने रिमूव किया तो इसको मैं क्या कहता हूँ? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड इलेक्ट्रॉन को जब मैंने रिमूव किया तो इसको मैं क्या कहता हूँ? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ फैक्टर्स है और इसमें हमारे पास कुछ ट्रेंड्स है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ फैक्टर्स के, हमारे पास वो कौन से फैक्टर है जिसपे हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है।
याद रखिए आयनाइजेशन एनर्जी को हम शॉर्टकट इस तरह लिखते हैं, आई से आयनाइजेशन और ई से हमारे पास एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास ये है। सो फैक्टर सबसे पहले हमारे पास है एटॉमिक रेडियस। याद रखिए जितना हमारे पास एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा उतना ही आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, यानी ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि एक चीज को मैं ज्यादा करूंगा तो दूसरा कम होगा, इसको मैं ज्यादा करूंगा तो फिर ये कम होगा, एक चीज को ज्यादा करेंगे तो दूसरा कम होगा। मैं एटॉमिक रेडियस को अगर इंक्रीज कर रहा हूं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। दूसरा हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज, ये हमारे पास इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि एक चीज को मैं जितना ज्यादा करूंगा दूसरा चीज खुद ब खुद ज्यादा हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तीसरा हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है इसके बाद लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतना ही आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शन है। और लास्ट वन हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस का सबसे ज्यादा होगा, फिर हमारे पास पी का ज्यादा होगा, फिर डी का, और लास्ट में हमारे पास एफ का सबसे कम होगा। सो ये इसका हमारे पास फैक्टर्स है। अब इसके बाद हम ट्रेंड्स देखते हैं कि ग्रुप में हमारे पास या पीरियड में हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या होता है। सो जैसे ही हम ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आता है तो हमारे पास आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। एज वी मूव in a period from top to bottom the ionization energy decrease. This decrease occur in the ionization energy is due to the increase in the atomic radius, क्योंकि हमारे पास atomic radius में इजाफा होता है, एक एक शेल हमारे पास ऐड होता है। सो जो एलिमेंट हमारे पास टॉप पे मौजूद होते हैं उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और जो एलिमेंट सबसे टॉप पे होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसी तरह हम पीरियड में अगर देखें तो जैसे ही हम लेफ्ट साइड से जाते हैं राइट साइड की तरफ तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। So as we move from left to right in a periodic table, the ionization energy increases. This increase in the ionization energy is due to the addition of the electron as we move from left side to the right side in periodic table.